गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन नजर आएगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। चलिए बातचीत करेंगे आस्था से और आप लोग की क्वेरी सॉल्व करेंगे। आज हमको गाजियाबाद, झारखंड और गोवा जाना है। शुरुआत गाजियाबाद से और प्रियंका जी स्क्रीन्स पे, सबको दिखाइए स्क्रीन्स पे। प्रियंका मैम, गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी, आपका पहला सवाल। जी सर मेरे पास 1000 शेयर है एडा के 300 प्राइस पे। और ये लिया लंबी अवधि के लिए था मैम? जी सर। आस्था भाई, इरीडा वैसे कर अच्छा रही है कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो पहले लग रहा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सब डिलीवर कर रहे हैं। मैम की खरीद से कुछ नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए इरीडा में? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, इरेडा तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी चार्ट्स वीकनेस दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हो सकता है मैम नीचे आए, लेकिन आपको होल्ड रखना है अपनी पोजीशन को। स्टॉप लॉस रहेगा 230 का, तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को बनाए रखिए। थोड़ा सा यहाँ पे दायरा आप मीडियम टर्म का रख लें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो 310 के देखने को मिलेंगे। समय सीमा आप यहाँ पे 1 महीना या उससे अधिक रख सकते हैं। 1 महीना या उससे ज्यादा, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा फिसले, लेकिन बढ़िया स्टॉक है। झारखंड से सविता जी स्क्रीन्स पे। सविता मैम, आपका पहला सवाल। हाँ, मेरे पास फ्यूचर रिटेल है 734 शेयर। रिटेल? फ्यूचर रिटेल, हाँ। 60 रुपया 77 पैसा के बाई है। फ्यूचर रिटेल तो बिक गई ना, ये तो आईबीसी में थी। अब तो ट्रेड ही नहीं हो रहा होगा आपका, है ना? नहीं, ये इनएक्टिव है। अब कुछ नहीं हो सकता ये, अब तो ये बिक गई और मेरे ख्याल से क्रेडिटर्स के पास ही पैसा जाना है, रिटेल के पास तो कुछ आना नहीं है, इसीलिए आपको अनचेंज दिख रहा है। वॉल्यूम्स है नहीं, लास्ट ट्रेडेड भाव है 2.5 रुपए का। आज तो ऐसे में डूब गया पैसा। देखिए, बिल्कुल मैं भी यही देख रही थी, क्योंकि अभी कल ही शायद एनसीएलटी का ऑर्डर भी आया है कल और आया। लिक्विडेशन की बात वहां पे हुई है। तो अभी तो मैम आप मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई हम चार्ट एनालिसिस तो दे नहीं सकते। आप थोड़ा इंतजार करिए और खबरों पे नजर रखते रहिए, और इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मैम। नहीं, अब इसमें कुछ होगा नहीं मैम। कंसिडर करिए कि क्रेडिटर्स के पास पैसा जाना है, शेयर होल्डर्स के पास कुछ बचेगा नहीं आना। बैंक्रप्सी कोर्ट ने एडमिट कर लिया इसकी लिक्विडेशन, पर फिर भी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, गोवा से पूजा मैम। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, आपका पहला सवाल। सर, महालक्ष्मी रूपटेक के 201 के प्राइस से 400। कौन से मैम, फिर से बोलो। महालक्ष्मी रूबीटेक। महालक्ष्मी रूबीटेक। हाँ। हाँ, महालक्ष्मी रबटेक दिखा एक मुझे। रबटेक है, 200 रुपए का था। हाँ, 400 शेयर है मेरे पास, तो इसकी शॉर्ट टर्म की भी उससे क्या करना चाहिए? ये आइडिया कहाँ से आया महालक्ष्मी रबटेक का? ये मेरे हस्बैंड ने बताया था। क्या बोले वो? खरीद लो, लंबी अवधि में खूब पैसा बना के देगा। लंबी अवधि के नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ही बोला था कि थोड़े 2-3 महीने के लिए ले लो, फिर बाद में बेच दे। और कितना टाइम होगा लिए हुए? अभी 15-20 दिन हो गए। आज तक ऐसा लग रहा है भाई, महालक्ष्मी रबटेक 200 रुपए पे बीएससी पे दिखा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये वाला जो शेयर है बहुत ही थिनली ट्रेड मतलब होता है, और इसको इतनी ज्यादा वाइड ट्रैकिंग भी नहीं है। मैम, इस तरह के थोड़े शेयर्स में आप ध्यान से ही काम करें। ऑल्दो आपको अच्छा ही एडवाइस दिया होगा, लेकिन कुछ खास है नहीं। चलिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें जो प्रॉफिट आया था 2024 में, वो तकरीबन 8 करोड़ का प्रॉफिट था, और कुछ एक ग्रोथ भी दिखाई है कंपनी ने। तकरीबन 15-16% की ग्रोथ भी दिखाई है। तो ठीक ठाक से यहाँ पे नंबर आए हुए हैं महालक्ष्मी रबटेक के। और अभी आपको क्या करना है, आपको तो अभी इसमें होल्ड ही रखना है मैम, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी है ये। तो अभी आप बने रहे मैम, और इसमें जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि बने रहेंगे, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 180 के आसपास। तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। एक बार ये कोशिश करेगा 230 तक जाने की, तो वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर आप बुक करिएगा। तो अभी बने रहना है 180 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट के लिए। क्विकली एक सवाल और। प्रियंका मैम, जल्दी से आपका अगला सवाल। जी सर।
मैम 1,190 शेयर है कॉनकोर के 1065 की रेट पर। 1,065 रुपए में लिया है। हाँ। 190 शेयर कॉनकोर। कॉनकॉर कैसा लग रहा है? कंटेनर कॉर्पोरेशन आस्था? कंटेनर कॉर्पोरेशन ठीक लग रहा है, बने रहने की सलाह है, टाइम लगेगा आने में प्राइजेस को, लेकिन आ जाएंगी। 980 का एक बस स्टॉप लॉस लगाएंगे। इनिशियल टारगेट इसमें 1140 का रहेगा। सबिता मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरे पास RVNL है 30 शेयर ओके। 290 का रेट पर। RVNL 290 पे। आस्था कैसा है भाई? बहुत बढ़िया, बधाई हो मैम, काफी बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है। अभी भी बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा मैम इसमें तकरीबन 550 का, और होल्ड करेंगे पोजीशन को। इनिशियल टारगेट जो अब हमको देखने को मिलेगा इसमें, वो तकरीबन 700 का रहेगा। और लास्ट सवाल आज का, पूजा मैम आपकी तरफ से। सर IRFC शेयर है 1775, 25 रुपए के रेट से। तो अभी इसके मतलब होल्ड करना है या सेल करना है? तो कब? 25, 25.5 के भाव से IRFC। आस्था क्या करें भाई? नहीं, RVNL नहीं, IRFC दिखाइए, ये रहा। IRFC की बात करें तो ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 160 से 210 के बीच में। बने रहिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ। 210 का लेवल ब्रेक हुआ तो 230, 235 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह। चलिए, इस नोट पर आप सबसे विदा लेने का समय है, क्योंकि आज दरअसल फिरोज अजीज आनंद राठी वेल्थ के, उनके साथ एक बढ़िया चैट सुनानी है। आस्था, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, सबिता मैम, पूजा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका। ब्रेक के उस पार फिरोज से बातचीत सुनाऊंगा। आप सबका स्वागत है। और अब आपको आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनल फाइनेंस की वॉइसेस हैं इस देश में, उनके साथ एक बढ़िया इंटरेक्शन सुनाता हूँ, बजट, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के लिहाज से और अपने फंड एलोकेशंस के लिहाज से। उस पर ये चर्चा है, उसका स्निपेट सुनिए। हाय, CNBC आवाज़ की इस खास बजट पेशकश में आप सबका स्वागत है। बजट 360। और अब आप सब ने बजट के फाइन प्रिंट्स पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ऐसे ही एक शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए हैं इस समय, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज साहब, जो आप सब वाकिफ़ हैं, जाने जाते हैं अपनी पकड़ के लिए। और फिरोज खास तौर पे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में इस देश में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नाम में से एक हैं। फिरोज, बाकी सब तो हमने समझा, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल से, वेल्थ मैनेजमेंट के लिहाज से। अच्छा, इस बार हमेशा सब कहते थे कि बजट कोई फैक्टर नहीं है, रन ऑफ द मिल है। इस बार बजट में कुछ ना कुछ मीठी था। वेल्थ मैनेजमेंट के लिहाज से कैसा लगा ये बजट? कैसे रीड थ्रू है? कितने मार्क्स, कितने नंबर आप दोगे? देखिए, जैसे आपने कहा ना, काफ़ी बार हम बजट को डिस्काउंट कर देते हैं कि बजट का कोई लेना देना ही नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ये बजट बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जैसा था। पॉइंट 1, सिंप्लिसिटी की आड़ में काफ़ी टैक्स लायबिलिटी नोशनल बढ़ गई है अनबुक्ड, सिंप्लिसिटी की आड़ में। ऑफ कोर्स सिंप्लिसिटी को मैं भी प्रोपोगेट कर रहा हूँ। 2 साल पहले आई गॉन ऑन रिकॉर्ड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंप्लीफाई होना चाहिए, क्योंकि 4 डिमेंशंस थे उसके, STT, नॉन STT, एसेट क्लास के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स अलग थे, तो काफ़ी डाइवर्स था। तो सिंप्लीफिकेशन के आड़ में टैक्सेशन बढ़ी है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक कंसेप्चुअल चेंज हुआ है। देखिए, इंडिया में रियल रिटर्न को टैक्स करने की प्रथा थी। रियल रिटर्न मतलब जितना महंगाई जितना हो उतने पे टैक्स नहीं देना, एक्स्ट्रा पे टैक्स देना है। अब रियल रिटर्न की टैक्सेशन से आप नॉमिनल रिटर्न की टैक्सेशन पे मूव कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअली लार्ज चेंजेस। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, हर एसेट क्लास में चेंज हुआ है, राइट? आपको काफ़ी ऐसे कोई बजट शायद ही मिलेंगे जहां हर एसेट क्लास को छेड़ा गया हो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बजट, पॉइंट 1। अच्छा है। आप कमिंग टू अपॉइंटेड क्वेश्चन, नंबर कितने दोगे? नंबर देने के लिए टैक्सेशन के हिसाब से मैं नंबर दूंगा 4। 10 में से? 10 में से टैक्सेशन के हिसाब से, और उसको जस्टिफाई भी करूंगा। आपके अब काफ़ी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि मैं इतना कम नंबर क्यों दे रहा हूँ। 1-2 चीज़ों में मैं ज़्यादा नंबर दूंगा, इकोनॉमी के लिहाज से और नॉन पॉपुलिस्ट बजट के हिसाब से 8 on 10, 9 on 10 दूंगा। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की आड़ में तो जब आप कह रहे हैं काफ़ी सारे बदलाव हुए टैक्सेशन को लेकर, इतने मिनिस्क्यूल से नंबर्स आपने बात करी, ऐसा क्या टैक्सेशन का रीड थ्रू है जो इतना कंपेलिंग है कि इस तरह के आंकड़े देने पड़ जाएं?
और दूसरा, क्योंकि फिर इस तरह का बदलाव जब हो रहे हैं तो एसेट एलोकेशन में भी आप कुछ सिग्निफिकेंट रीजिग कर रहे हो इस बजट अनाउंसमेंट के बाद, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आई थिंक एसेट एलोकेशन, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, एसेट एलोकेशन में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट क्लास में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ। देखिए, इक्विटी की लुक्रेटिवनेस, रियल एस्टेट की लुक्रेटिवनेस काफ़ी डिफरेंट है। मेरी हमेशा रियल एस्टेट में, मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियों के कंपाउंडेड रिटर्न निकाली, बहुत सारे लिस्टेड बिल्डरों की लॉन्च हुई प्रॉपर्टियों की IRR निकाली, क्योंकि आप और मैं या कोई भी आम निवेशक रियल एस्टेट की IRR नहीं कंप्यूट करता। हम तो इस बिजनेस में, तो हमारा फर्ज बनता है कि IRR कंप्यूट करें। तो IRR डबल डिजिट की रेसिडेंशियल मेट्रो रियल एस्टेट में नहीं आई ऑन अ 10 ईयर होल्डिंग पीरियड। तो आई हैव ऑलवेज बीन नेगेटिव ऑन रियल एस्टेट, तो एसेट एलोकेशन का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2015 में नेगेटिव था, 2020 तक नेगेटिव था, बट कोविड हो गया तो और 2-3 साल नेगेटिविटी कंटिन्यू हो गई मेरी, और चेंज होने ही वाला था ओपिनियन, बट ये भी नया बजट आ गया। सो मेरी बिकॉज ऑफ द सेवरल इवेंट्स मेरी रियल एस्टेट पे नेगेटिव व्यू कंटिन्यू रही है, इसीलिए एसेट एलोकेशन बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब रहा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्लास में बदलाव की बहुत ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आप देखें अब इक्विटी में घुसने के जरिए क्या होते हैं आपको और मेरे को। एक डायरेक्ट इक्विटी होता है, PMS होता है, म्यूचुअल फंड होता है, NPS होता है, AIF होता है, ये सब जरिए हैं, साधन हैं एक ही एसेट में घुसने के। अब पहले मैं म्यूचुअल फंड्स के इतना प्रेम नहीं करता फॉर एग्जाम्पल एज अ निवेशक, बट अब PMS या डायरेक्ट इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दी गई, और अगर मैं कोई भी स्टॉक डायरेक्ट इक्विटी में बेचूंगा तो 24% की टैक्स दे दूंगा, 20 प्लस सरचार्ज 15%, तो सरचार्ज 15% तो सब पहुंच ही जाते हैं, 4% का सेस, तो 24% की टैक्स दूंगा। बट म्यूचुअल फंड वाला ट्रस्ट फॉर्मेट में पूरा फंड मैनेजर पूरा पोर्टफोलियो ही उलट पुलट कर दे, 1 रुपये का टैक्स नहीं देगा। PMS में भी आपका फंड मैनेजर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेड करता है, तो उसमें भी बदलाव करने के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगी, भले ही टैक्स दे दूं मैं, बट उसकी वजह से फंड मैनेजर चर्न करना बंद कर देगा, तो उसकी मैनेजमेंट में तब्दीली आएगी। मैं टैक्स से परे नहीं हूं, क्योंकि देश में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर मुझे पता है मैं फंड मैनेजर हूं, PMS मैनेज कर रहा हूं, 11 महीने हो चुके हैं, स्टॉक डबल हो चुका है, मेरा मन तो ललचाएगा यार 1 महीना और रुक लेता हूं, उसमें गिर जाएगा तो मेरी बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आएंगी। सो PMS डायरेक्ट इक्विटी लेसर फेवरेबल, म्यूचुअल फंड हायर फेवरेबल। सो ऐसे ही हर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्लासेस में, व्हीकल्स में बड़ी चेंज है। फिरोज, आप आए हो ना, तो एक हमेशा जहन में बात रहती है, हम रिटेल की सबसे प्रोमिनेंट वो एस्पिरेशन जो है, सबका सपना रहता है वो 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने का, उस तरह का कॉर्पस बिल्ड करने का। इतनी सारी बातें करी आपने, पता है सब कहते हैं कि बड़ा आसान है ये करना, मेरी जर्नी में तो मुझे बड़ा मुश्किल पड़ा, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े खर्चे आए, हमेशा जर्नी डिले होती रही। ये वाकई बात आसान है पहला 1 करोड़ रुपए, या मुश्किल काम है ये? सर मेरे हिसाब से काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। बट एक चीज़ मुझे सीखने को मिली मेरे पहले 1 करोड़ की जर्नी में, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम निर्भरता और इंटरनल फैक्टर्स पे पहले 1 करोड़ की ज़्यादा निर्भरता होती है। फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, 3 चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर रही है। आप 1 करोड़ पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो 3 चीज़ों पे निर्भर है। आपके प्रोफेशन में आपकी मेहनत, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड, आपके एक्सपेंस के बिहेवियर, आपका वैल्यू सिस्टम, राइट? क्या वो वैल्यू सिस्टम था, जितनी चादर है उतनी फैलाओ हुए, ये इनग्रेन था कि नहीं था? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, वैल्यू सिस्टम। तीसरा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करेगा कि पहले 1 करोड़ पे पहुंचेंगे कि नहीं। सब पहुंचेंगे अगर ये 3 चीज़ों पे काबू रहे, एंड आप ड्राइवर सीट पे हो, ना कि पिलियन रीडर पे, राइट? आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंपनियों में सेम अवधि पे, ये क्यों मुझे अकर किया कि सब सेम अवधि पे हैं, सब सेम कमाई है, किसी के 1 करोड़ पहुंच गए, 3 साल पहले पहुंच गया, कोई 10 साल पहले भी पहुंच गया। तो मैंने कहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबके लिए सेम था, इक्विटी मार्केट सबके लिए सेम थी, इंडिया की इकोनॉमी सेम थी, सबकी पगारें करीबन सेम थी, बट सबकी प्रोबेबिलिटी अलग थी पहुंचने की। तब यह एहसास हुआ कि इंटरनल डिपेंडेंसी फॉर द फर्स्ट 1 करोड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो खरीदो बेचों का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं,
ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाए। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। दरअसल फिरोज भी उस मार्केट गुरुकुल का हिस्सा होंगे। उनके साथ जो मॉड्यूल तय किया है हमने, हम रिटेल की करोड़पति बनने की मैथ, उसके पीछे का गणित, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव हो, ये फिरोज से बातचीत होनी है। उनमें से एक मॉड्यूल है, ऐसे ही 5 बेहतरीन मॉड्यूल्स आपके लिए सेट करें। आप लोग रीच आउट करिए। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। इसमें विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी हमें बाजार की बारीकियां, बाजार में सफलता का मंत्र सिखाने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पे जाते आते एक चीज, BSE लिमिटेड का स्टॉक दिखाइएगा। सेबी के उस कल के अपडेट्स के बावजूद सुबह मेंशन करा गया था क्यों BSE रखेगा रडार पे। 7% मजबूती के साथ BSE लिमिटेड इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ। नमस्कार।